हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि बार बार आप सभी का कमेंट्स आ रहा था कि सर सीटेट के संस्कृत का जो है आप प्रिपरेशन करवा दीजिए। सीटेट में जो है संस्कृत जो पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 2 हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में हम लोग लगते हैं, उसका कहीं ना कहीं यूट्यूब पर प्रिपरेशन का जो क्लास है वो बहुत कम है, इसलिए आप मुझे संस्कृत का क्लास भी प्रोवाइड कीजिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक स्पेशल क्लास खास तौर पे संस्कृत के लिए आप सबों के सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए संस्कृत को हम बारीकी ढंग से समझते हैं। आखिरकार आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार संस्कृत से पूछे कहाँ से जाते हैं, कैसे हम संस्कृत के गद्यांश और पदांश को सॉल्व करेंगे, कैसे हम जैसे कि आप हिंदी पैडागोगी बनाते हैं उसी तरह संस्कृत के पैडागोगी हम कैसे बनाएं, और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे हम संस्कृत में 25 प्लस अंक ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिरकार संस्कृत के वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वो सारे टॉपिकों को जिसको जान करके कहीं ना कहीं आपको संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबों को दे दूं कि यदि आप CTET सक्सेस क्लासेज के द्वारा जो बनाया गया नोट्स हैं वो लेना चाहते हैं तो आप 8873794919 पे संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको कुछ मामूली शुल्क दे करके अपना नोट्स लेना होगा। चलिए हम बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से मेरे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपके जो गद्यांश और पदांश होगा उसमें कुछ व्याकरण भी पूछे जाते हैं। व्याकरण जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वो संदर्भ युक्त व्याकरण पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो गद्यांश आपको दिए रहेंगे उसी गद्यांश से रिलेटेड आपको व्याकरण पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं जो आपको पूरे का पूरे संस्कृत में व्याकरण जो है आपको याद करना है, व्याकरण से रिलेटेड जो है आपको बुक खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हम कैसे संस्कृत के व्याकरण को भी हल करेंगे वो भी बताएंगे। सबसे पहले जब भी आप गद्यांश एवं पदांश बनाने लगे और आपको लगे कि ये संस्कृत गद्यांश और पदांश है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने, जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इति पदस्य लगा है। आप याद रखेंगे जब भी आपके क्वेश्चन में ये इति शब्द जो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इति शब्द जो लगा हो, इति पदस्य लगा हो, इति पदस्य पर्याय लगा हो, जब भी तो आप जो आपका गद्यांश होता है, पदांश होता है, उससे आपको ये समझना है कि इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, गद्यांश और पदांश में जो दिया गया रहता है उसमें से नहीं होगा। क्योंकि इति पदस्य से आपको एक कोड की तरह ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है व्याकरण पूछा जा रहा है और ये व्याकरण मुझे आएगा तो मैं दे सकता हूँ, नहीं आएगा तो नहीं दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है जो आप जो नीचे गद्यांश दिया गया उसमें खोजने में टाइम वेस्ट करें और आपका समय भी उतना व्यर्थ में चला जाए। तो याद रखेंगे जब भी आपके गद्यांश और पदांश में इति पदस्य लगा हो तो आप समझ जाएंगे जो मुझे गद्यांश और पदांश में नहीं उसे दे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पूछा गया है इति पदस्य कृते प्रयुक्ते, यानी समीपम, आप यहाँ देख रहे हैं समीपम इति पदस्य कृते को प्रयुज्यते, यानी समीपम को हम किस नाम से भी जाना जाते, तो समीपम को दूरम या अति दूरता या सुंदरम नहीं कहते हैं, बल्कि हम समीपम को निकटतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकटतम। इस तरह से आपको कुछ संस्कृत में क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात है जो अगली हम टॉपिक की बात करेंगे वो देख सकते हैं संस्कृत में बोधस्य, यहाँ आप ध्यान देखें बोधस्य वाला उत्तर होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जब भी आपको संस्कृत में जो आपके पैडागोगी पूछे जाएंगे उसमें यदि आपको लेखन कौशल से या पठन कौशल से, जैसे कि आप जानते हैं भाषा के 4 कौशल होते हैं, तो ऐसा नहीं है संस्कृत पैडागोगी में ये बदल जाएगा। संस्कृत के पैडागोगी में भी 4 कौशल ही होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसा नहीं है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए जब सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, तो संस्कृत में भी हर कौशल से हम क्या करते हैं, बोध करवाते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं कि किसी चीज़ से बालक बोध कर रहा है या बोध हो रहा है, खुद को बोध कर रहा है या खुद किसी और को उस चीज़ से बोध करवा रहा है। ठीक उसी तरह संस्कृत में आपको लिखा होगा क्या, बोधस्य। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जैसे ही ऑप्शन में आपको मिले कि बच्चे को बोधस्य कर रहा है कोई भी लाइन, तो आप समझ जाएंगे कि 99% आपका वही आंसर होगा और वो आपका सही। तो आप याद रखेंगे इसे कोडवर्ड के तौर पे, कौन चीज़, बोधस्य। यदि बोधस्य नहीं होगा तो बोधपूर्वक होगा। याद रखेंगे क्या होगा, बोध
बोधपूर्वक, यदि आपको बोधस्य मिल गया ऑप्शन में तो फिर टिक कर लेंगे, यदि बोधपूर्वक मिल गया तो फिर टिक कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आंशिक रूप से। जैसे कि आप हिंदी में जानते हैं आंशिक रूप या तो पूर्ण रूप कहते हैं या आंशिक रूप कहते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको आंशिक नहीं होगा, वो क्या होगा, अंशतः रहेगा। तो याद रखेंगे, जिस तरह से हिंदी में आंशिक होता है उसी तरह संस्कृत में अंशतः होता है। और बच्चों को किसी चीज़ की जानकारी देना हो तो आंशिक रूप से नहीं देंगे, क्या देंगे, पूर्णतः रूप से देंगे, उसे पूर्ण करके देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो आपका है ये जो वर्ड हो जाता है वो क्या होता है, निगेटिव की ओर चला जाता है। और फिर जब आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉजिटिव, तो वहाँ फिर आपका कभी भी वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव हो जाएगा और इसी तरह वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि भाषा सूत्रा अनुसारम प्रथम भाषा भवते। जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा शिक्षण के अनुसार भाषा के रिलेटेड में जो प्रथम भाषा होती है, जो आप हिंदी पैडागोगी में पढ़े हैं तो आपको पता है, इंग्लिश में आप मदर टंग कहते हैं, हिंदी में आप उसे मातृभाषा कहते हैं। तो याद रखेंगे संस्कृत में भी मातृभाषा होगा या प्रांतीय भाषा भी हो सकता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं है। वही आप या परिवारम भाषा भी हो सकता है। तो ये इस तरह की यदि आपको कहीं भी कोई वर्ड मिले संस्कृत का वर्ड, परिवारम भाषा, मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, तो ये सब क्या होगा, आपका मातृभाषा है। और सब बच्चा का सबसे पहला जो भाषा होता है वो मातृभाषा ही होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। त्रिभाषा के क्षेत्र में अक्सर ये सीटेट में पूछे जाते हैं। यदि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो त्रिभाषा सूत्र से। तो त्रिभाषा सूत्र जो है वो क्या है, भारतीय शिक्षा नीति में ज्ञात किया गया है। किस में ज्ञात किया गया, भारतीय शिक्षा नीति में। भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें इस चीज़ को जिक्र किया गया है, किस चीज़ का, त्रिभाषा सूत्र का। और त्रिभाषा सूत्र जो है वो मातृभाषा से रिलेटेड है, ये आप को ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद यहाँ दिया गया है अगला लाइन जो है वो है मातृभाषा अधिगम आरटीई के अनुसार, यानी आरटीई एक्ट 2009 है उसके अनुसार मातृभाषा का अधिगम बालक कहाँ से करता है, कैसे करता है। आखिर मातृभाषा का जो अर्जन होता है यानी मातृभाषा जो सीखते हैं बालक वो कैसे सीखते हैं, तो मातृभाषा अपने माता पिता से, घर से, परिवार से। ध्यान रखेंगे, माता पिता, घर, परिवार से। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार ये कहा गया है कि मातृभाषा जो अर्जित करते हैं बालक वो कहाँ से करते हैं, तो अपने समाज से करते हैं, अपने घर परिवार से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है लेखन प्रथम सोपान। आप देख सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है जो लेखन के लिए हिंदी में जो ये 4 कौशल हैं, चारों को आप हिंदी पैडागोगी में बिल्कुल ही डिफाइन करके पढ़े होंगे। तो याद रखेंगे लेखनस प्रथम सोपान, लेखन का जो प्रथम सोपान कहा गया है वो किसको, संज्ञत लेखनम को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यदि, तो निश्चित तौर पर आपको सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और याद रखेंगे क्या होगा, संज्ञत लेखनम। आगे हैं मर्युंतम का पर्यायवाची क्या होगा, तो उसका होता है हंतुम, यानी मारना। मर्युंतम मतलब होता है मारना और उसका पर्यायवाची हंतुम भी होगा। हिंदी यदि हम करें तो उसका मतलब होता है मारना। इसके बाद है स्वशब्द। स्वशब्द बार बार यूज होता है संस्कृत में। आप देखेंगे कोई भी प्रश्न हल करेंगे उसमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा स्वशब्द। अब ये स्वशब्द क्या होता है, तो देखिए स्वशब्द का मतलब होता है हिंदी में दोहराना। यदि कोई चीज़ का आप स्वशब्द कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो दोहरा रहा है। तो जैसे कि आप हिंदी में पैडागोगी में पढ़े हैं कि बच्चा यदि कोई कार्य को बार बार दोहरा रहा है या टीचर उस वर्क को बार बार दोहरा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, उब जाते हैं। और उबना क्या है, एक निगेटिव ऑप्शन के ओर जाता है। तो उसी तरह यहाँ मैं आपको इंडिकेट किया हूँ, यहाँ आपको स्पष्ट किया हूँ कि जब भी संस्कृत में स्वशब्द लगा हो तो इसका मतलब तो हो जाएगा बच्चा को दोहरा रहे हैं हम बार बार, और जब दोहराएंगे तो बच्चा उब जाएगा। इसलिए इस तरह के जो ऑप्शन आपको देखेंगे जहाँ स्वशब्द का यूज किया गया हो तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन निगेटिव है और ये कभी भी उत्तर नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, और जितने भी सारे यहाँ देख रहे हैं पूरे संस्कृत के जो टॉपिक हैं वही लिखा गया है। तो यदि आप निश्चित तौर पे पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको संस्कृत बहुत ही अच्छे ढंग से, बखूबी ढंग से आपको समझ में आ जाएंगे और निश्चित तौर पे आप संस्कृत में अच्छे अंक ला पाएंगे। यदि हम बात करें ऑफलाइन बैच में जो मेरे स्टूडेंट, वो पिछले बैच में भी सबसे हाईएस्ट मार्क जो है 28 मार्क संस्कृत में लेकर के आए थे।
ऐसा नहीं जो संस्कृत बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको समझना है और उसी को ध्यान में रखकर यदि उस चीज़ को हम फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आप संस्कृत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, प्राथमिक बालक दृश्य कविता सर्वाधिक रोचते। यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक के जो दृश्य कविता होती है वो किस टाइप का देना चाहिए। हिंदी में भी आप लोग पढ़ते हैं कि बालक की कविता कैसा होना चाहिए, बालक को किस तरह की कविता देना चाहिए जिससे कि बालक को कविता करने में अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है, मेल स्वर गीतम, यानी ऐसा होना चाहिए जो बालक के गीत के यानी भाव के अकॉर्डिंग हो, लय के अकॉर्डिंग हो, बालक जो है उतार चढ़ाव के साथ करे। तो इसे ही संस्कृत में हम मेल स्वर गीतम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यानी एक मेल के साथ गाएंगे, जिस लय से हम गा रहे हैं उस लय के माध्यम से गाएंगे, तभी जाकर के बालक को जो है वो क्या होंगे, अच्छे लगेंगे, नहीं तो फिर बालक को वो अरुचि प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं जैसे कि मैंने हिंदी पैडागोगी में चाहे वो सीडीपी हो सभी में मैंने ट्रिक आपको बताया हूँ कि केवल जब भी लगा हो ऑप्शन में तो ये बाध्य कर देता है कि निश्चित कर देता है सिर्फ और सिर्फ यही, तो ऐसे ऑप्शन जो हैं बिल्कुल निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत में आपको केवल नहीं होगा बल्कि उसी के जगह पर संस्कृत वर्ड केवलम लगा होगा, तो आप भी उसे इग्नोर करके चलेंगे जो केवलम लगा है ऑप्शन में, तो फिर ये आंसर तो नहीं ही होगा। समझ गए। अगले वीडियो में आपको संस्कृत के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं एक एक वीडियो संस्कृत से रिलेटेड दूंगा, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको संस्कृत के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और आपकी कमेंट के अनुसार मैं अवश्य आप लोगों को वीडियो अपलोड करके ज़रूर दूंगा और जो आप बारीकी ढंग से देख पाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम ये समझ सकें कि निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है और मुझे इस तरह की वीडियो और भी अपलोड करनी चाहिए। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुभाषिकता इत्यत अस्ति, यानी बहुभाषिकता हिंदी में आप लोग जानते हैं कि बहुभाषिकता को किस रूप में लेना चाहिए, यानी क्या वो समस्या है तो नहीं, आप जानते हैं संसाधन रूपेण। तो आपको संस्कृत में भी इस तरह से कुछ लिखा होगा, बहुभाषिकता इत्येत अस्ति, तो इसे हम संसाधन रूपेण में लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन को संसाधन रूपेण। इसके बाद है, याद रखेंगे आप जिस तरह से आपको बताते हैं हिंदी पैडागोगी में कि कोई भी चीज़ बालक के रियल लाइफ से यदि आप जोड़ देते हैं, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं, उनकी दिनचर्या में जोड़ देते हैं, तो बालक उसे बखूबी ढंग से वो उसे अच्छे ढंग से अनुभव कर पाते हैं, उसे सीख पाते हैं। उसी तरह आपको संस्कृत में यदि कहीं पे वास्तविक जीवनस्य लगा हो, यानी इससे यह स्पष्ट है कि बालक के रियल लाइफ से हम जुड़ी हुई चीज़ों को माध्यम बना करके सिखा रहे हैं, तो वो बालक सीख रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वास्तविक जीवन से जब कभी भी ऑप्शन संस्कृत में लगा हो तो आप इसे बेहिचक टिक कर लेंगे। 99% है कि आपका आंसर जो है वो सही ही होगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है अधिगम रूपी। क्या है, अधिगम रूपी स्वशल्यम स्वभावना वाला उत्तर होता है। जैसे कि आप लोग हिंदी पैडागोगी में अक्सर ये पढ़ते हैं कि बालक को जब भी कुछ हम सिखा रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से सिखाना चाहिए। बालक स्वाभाविक रूप से अधिगम करते हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है कि स्वशल्यम और स्वभावना वाला उत्तर होता है अधिगम रूपी। यानी अधिगम जब भी करेंगे तो बालक खुद से यदि कोई चीज़ कर रहा है, खुद से कोई चीज़ सीख रहा है, खुद से कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है, स्वभाव जब भी आएगा तो आप जान लीजिएगा कि बालक के अंदर यह ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो बालक के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और वो आंसर आपका सही हो जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदानाय वाला उत्तर नहीं होता है। देखिए एक टीचर जो होता है जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बालक इस प्रश्न का उत्तर दे दे, बल्कि टीचर ये सोचता है कि बालक का उत्तर देने का आखिर उद्देश्य क्या है, बालक उत्तर कैसे दे रहे हैं, क्या बालक उत्तर जो है क्रिएटिविटी के आधार पर दे रहे हैं, या फिर बालक जो है रटंत प्रणाली के आधार पर दे रहे हैं, या फिर बालक कोई चीज़ को उसी चीज़ को दोहरा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ बालक कोई चीज़ का उत्तर दे रहा है, प्रश्नों का उत्तर दे रहा है,
इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक में सृजना शक्ति नहीं है, बालक सृजन नहीं कर रहा है, क्योंकि बालक जब कभी भी कोई चीज़ का एक्टिविटी करके उस चीज़ को बता रहे हैं, रचनात्मक रूप से बता रहे हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि बालक सृजनशील है। लेकिन बालक से कोई प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का सीधे सीधा बालक उत्तर देता है, तो ध्यान रखेंगे वो बालक रटंट तो हो सकता है, वो बालक कहीं से तयशुदा हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं पैडागोगी के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए उत्तर प्रदानाय वाला उत्तर नहीं होता है। जब कभी भी आपको संस्कृत में ये मिले कि उत्तर प्रदानाय यानी बच्चा कोई चीज़ का उत्तर, तो वो नहीं होगा। इसके बाद है स्वनुमाधारेण या स्वभक्ति वाला उत्तर होता है। पहले भी आपको बता चुके हैं, जब भी इस चीज़ की इस तरह की वर्ड आए संस्कृत में, ये स्व लगा जो हो, बालक स्व विव्यक्ति, बालक की स्वनुभावधारेण, यानी ये आपको क्या कर रहा है, ये जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, स्वयं से अभिव्यक्ति, स्वयं से जो है आकलन, स्वयं से ये, तो कभी कभी बालक जो है कुछ चीज़ को स्वयं से आकलन कर रहा है, स्वयं अपनी अवधारणा प्रकट कर रहा है, स्वयं से कोई चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और ऐसा ऑप्शन हमेशा बालक के लिए पॉजिटिव होता है, बालक के लिए सही होता है, पैडागोगी की दृष्टि से वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो कभी भी आपको सीटेड वो ऑप्शन को निगेटिव नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ आपको ट्रिक के तौर पे बताया हूँ कि स्वनुमाधारेण या स्वभक्ति, आप यहाँ देख सकते हैं स्वभाविक्ति वाला उत्तर होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाषा प्रयोग वाला उत्तर नहीं होता है। क्या है? भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है, नहीं है। और भाषा प्रयोगशाला, ध्यान रखेंगे, आप अक्सर हिंदी में देखते होंगे, हिंदी पैडागोगी में जो बच्चों को क्या बोला जाता है, एक परिवेश में भाषा प्रयोग करने का मौका दे, एक क्षेत्र में भाषा को प्रयोग करने का मौका दे, बालक के परिवार में भाषा प्रयोग करने का मौका मिले। यानी कि जब भी बालक को भाषा प्रयोग का अवसर मिलेगा, भाषा प्रयोग करने का मौका मिलेगा, तो बालक का भाषा जो है अच्छा होगा ही, चाहे वो संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है। संस्कृत में एक शब्द आता है जो अक्सर क्वेश्चन के आगे में लगा होगा, जो आप देखेंगे निक्षिप्ति, याद रखेंगे, इस तरह की जिस तरह से आपके हिंदी पैडागोगी या हिंदी के क्वेश्चन में नहीं लगा होता है, उसी तरह संस्कृत में लगा होगा निक्षिप्ति, याद रखेंगे निक्षिप्ति, या फिर कहीं कहीं आपको नास्ति लगा रहेगा। कौन चीज़? नास्ति, याद रखेंगे। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन को निगेटिव कर देगा, और ये आप समझेंगे हमेशा कि इस तरह की यदि शब्द का यूज किया गया है वाक्य में, तो ये मुझसे निगेटिव ऑप्शन पूछा जा रहा है। ओके, बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है ग्रहणशीलता या ग्रहणकर्ता शब्द। ध्यान रखें, ये ऐसा उत्तर होता है, क्योंकि ग्रहणकर्ता कौन होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, और हर स्टूडेंट क्या होता है? एक ग्रहणकर्ता होते हैं, वो सीखते हैं। ऐसा नहीं है जो वो जो है कोई चीज़ का कहीं से याद कर लेते हैं चाहिए। जब भी कोई भी बालक होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रहणशीलता होती हैं या फिर ग्रहणकर्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और हर एक चीज़ को क्या करते हैं? बालक ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से दो ऐसे चीज़ हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जिसमें कि मैंने आपको बताया हूँ हिंदी पैडागोगी में कि भाषा का जो अर्जन होता है, भाषा अर्जन होता है, जिसे आप याद रखेंगे भाषा अधिग्रहणे संस्कृत में कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, भाषा अर्जन को ही संस्कृत में भाषा अधिग्रहणे कहा जाता है। तो जो भाषा अधिग्रहण होता है वो क्या होता है? ग्रहण के आधार पर ग्रहण करता, यानी बालक कोई चीज़ को ग्रहण करके वो आगे हैं प्रारंभिक शब्द। ध्यान रखिए, जब भी कभी संस्कृत में आप देखेंगे तो अक्सर आपको प्रारंभिक लगा हो, बालक को प्रारंभिक रूप से प्रारंभिक यानी प्रथम हो जाता है, तो ये अक्सर आपको पॉजिटिव में जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा लिपि वर्धते, तो ऐसा नहीं है प्रत्येक भाषा के लिए लिपि का होना जरूरी ही है, तो इसीलिए यहाँ है असत्यम, याद करना। ठीक है। लेख में वातावरण वाला उत्तर होता है। देखिए, बालक को जब कभी भी हम आपसे पूछा जाएगा ना कि बालक को लेखन सीखने के लिए किस तरह की वातावरण होनी चाहिए, संस्कृत में पूछ देगा, आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप ऑप्शन तो समझेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो छोटा होगा, उसमें लेख में वातावरण लगा होगा, तो याद रखेंगे। क्योंकि एक बच्चे को लेखन सिखाने के लिए
क्या करना चाहिए? लेखन का वातावरण देना चाहिए। यदि एक बालक को पठन सिखाना है तो पठन के लिए वैसा हम माहौल देंगे। यदि एक बच्चे को भाषा सिखाना है तो भाषा के लिए माहौल देंगे। इसीलिए लेखमय वातावरण वाला उत्तर होता है। और लेखन अच्छे हो इसके लिए हम लेखन से युक्त उस तरह की वातावरण करेंगे जहाँ बालक श्रव्य रूप से, यानी वो श्रुत लेख सीखे या अनुलेख लिखे या फिर सुलेख लिखे, इस तरह की कार्य जो है वहाँ बालक करेंगे। ओके, आगे जो है उपचारात्मक शिक्षण, जो कि आप हिंदी में भी पढ़े हैं, अधिगम रिक्तियाँ समाधानम। अधिगम में जो रिक्ति होती है ना, खाली छूट जाता है, जो चीज़ नहीं आता है बालक को, जो गलती कर लिया होता है, उसे क्या करते हैं, बालक का निदान किया जाता है। किसके माध्यम से? उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अगला जो पॉइंट है वो है अधिगम परीक्षण। अधिगम परीक्षण, तो अधिगम में जो हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसका नाम है निदानात्मक विधि। अब ये निदानात्मक विधि पर हम बहुत बार आप लोग को बोल चुके हैं कि ये क्या करता है, ये जांच करने का काम है। ये पता लगाता है कि बालक में आखिर त्रुटि हुआ क्यों, बालक ने गलती क्या किया, क्यों किया, ये सब पता लगाने का काम करता है। अगला जो है पठनस्य रहे तो क्या होगा, ये तो आप लोग को बोल देते हैं 99 क्या, ये 100% आप लोग को बता देते हैं। यदि आप संस्कृत का क्वेश्चन बनाएंगे या हिंदी पैडागोगी का, यदि ये चीज़ आज आप ध्यान रख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी में 1 नंबर आप प्राप्त कर लिए, सिर्फ ये लाइन से। क्यों? क्योंकि पठनस्य, जब भी आपके क्वेश्चन में पठन लगा हो, ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे कि ये जो पठन लगा हो ना, पठन, तो आपको ऑप्शन में यदि अर्थ मिल जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग को कि 100%, 1% भी कम नहीं, ये उत्तर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपका गलत नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, जब भी आपके ऑप्शन में पठन लगा हो, क्या लगा हो, पठन, तो आप बेहिचक आप अपने उत्तर में अर्थ ढूंढ लीजिएगा और आप जो है क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा। गारंटी दे रहा हूँ जो आपका गलत हो ही नहीं सकता है। आप चाहे तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं संस्कृत के पैडागोगी से, या फिर हिंदी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ के पैडागोगी से, और फिर मुझे आप कमेंट कीजिएगा। अगला जो है वो लेखन से रिलेटेड, यदि लेखन रहे तो क्या होगा, तो लेखन जब भी रहेगा क्वेश्चंस में तो आपको विचार वाला उत्तर होता है, याद रखेंगे। क्योंकि लेखन के लिए, लेखन जब भी होगा तो अपनी बात को, विचार को प्रकट किया जाता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक यहाँ यूज किया हूँ। और ये ट्रिक ऐसा नहीं है जो सीधे तौर पे बताया जाता है, बिल्कुल प्रमाणित ट्रिक है, इतना आप समझ ले। देखिए अब होता क्या है, कैसे विचार वाला मैंने ये ली। अब कोई चीज़ लेखन क्रिया, अब बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए, एक बालक जो है अपने लेखन में कुशल है तो वो क्या करेगा। देखिए लेखन कोई भी चीज़ होता है ना, तो क्या कब होता है, जब अपने मन की बात, अपनी विचार को किसी के सामने हम प्रकट करते हैं। जैसे कि एक राइटर, एक कहानीकार, एक कविताकार क्या करते हैं, अपनी बातों से लिख करके कविता का निर्माण करते हैं, कहानी का निर्माण करते हैं, नाटक का निर्माण करते हैं, तो वहाँ उनका विचार प्रकट होता है। क्या होता है, विचार प्रकट किया गया होता है कि मेरे अंदर ये विचार हैं, ये विचार ऐसा है, चाहे वो कोई मोटिवेशनल हो, चाहे वो कोई कहानीकार हो, चाहे वो कोई कविताकार हो, चाहे कोई वो अच्छे लेखक हो, सभी क्या करते हैं, लिख करके अपनी विचार को व्यक्त करते हैं। और इसीलिए जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जो है 100% क्या होते हैं, विचार वाला हो जाता है। और आप इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी विचार के बदले आपको अभिव्यक्ति भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, अभिव्यक्ति। अगला जो है वो ये है कि प्रथम भाषा अधिगम बच्चे किस रूप में करते हैं, तो अनौपचारिक रूप से करते हैं, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र क्या होता है, तो परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। और परिवार को क्या कहा गया है, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे जो है बिना सिलेबस, बिना करिकुलम, बिना कोई पाठ्यक्रम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। और ये सभी चीज़ क्या होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंग होते हैं। उम्मीद करते हैं संस्कृत के ये वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा और आपके संस्कृत की तैयारी को बूस्ट मिला होगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं संस्कृत में जिससे मुझे कवर करना है, तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूंगा इससे और भी बेहतर और पूरे डीपली में आपको संस्कृत की नॉलेज दें, जिससे कि आप संस्कृत में भी आप भी
मेरे ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट 25+ लाते हैं, उसी तरह आप भी ऑनलाइन के माध्यम से सीख करके आप भी सीटेट में 25+ अंक संस्कृत में हासिल कर सके। आगे की वीडियो आपको कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर करें। और खास तौर पे आपको बता दूं कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री शिक्षण दिया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।